नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं नोएडा की खबर से। नोएडा के 104 के एनी टाइम फिटनेस जिम के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बदमाश आए, एक शख्स को गोली मारी, फरार हो गए। ये जानकारी सामने आ रही है कि मृतक सूरज भान दिल्ली के गैंगस्टर परवेश मान का भाई था। सूरज भान एयर इंडिया में क्रू मेंबर था। परवेश मान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और नीरज बवाना गैंग से जुड़ा है। परवेश मान और कपिल कल्लू में लंबे समय से गैंग वॉर चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। नोएडा के सूरज भान हत्याकांड में काफी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक सूरज भान दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर परवेश मान का भाई था। परवेश मान फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और वो नीरज बवानिया गैंग से जुड़ा हुआ है। परवेश मान और कपिल कल्लू जो उसका विरोधी गैंग है, उनके बीच लगातार गैंग वार चल रहा है। आरोप यह है कि परवेश मान ने कपिल कल्लू के पिता की हत्या करवाई थी और इसके पहले कपिल कल्लू ने परवेश मान के चचेरे भाई की हत्या करवाई थी। तो इस तरह दोनों गैंग में कई हत्याएं हो चुकी हैं। इसी बीच ये शक था कि जो कपिल कल्लू गैंग है वो परवेश मान के परिवार को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है, क्योंकि परवेश मान ने उसके पिता की हत्या करवाई थी। इसी बीच सूरज भान को, जो परवेश मान का भाई था, उसको यह अंदेशा हो गया कि जो कपिल कल्लू गैंग है वो उसकी हत्या करवा सकता है। इसीलिए काफी पहले वो दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसको लगता था कि नोएडा सेफ है, लेकिन वहां पर भी उसकी हत्या कर दी गई। शक इस बात का है कि कपिल कल्लू गैंग के जो शूटर हैं वो आए और उन्होंने नोएडा के सेक्टर 104 में जो सूरज भान जो अपनी कार में सवार था उसको 5 गोलियां मारी और फिर ये लोग बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। सूरज भान एयर इंडिया में क्रू मेंबर था और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस बात का अंदेशा है कि वो अपने भाई के गैंगवार में मारा गया और नोएडा पुलिस इस पूरे एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो शूटर हैं उनकी तलाश कर रही है। कपिल कल्लू और जो परवेश मान हैं दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद हैं और दिल्ली के जाने माने क्रिमिनल हैं, शार्प शूटर हैं और गैंगस्टर हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों में तनाव को कम करने और बढ़ते आत्महत्या के मामले को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक कोई भी जो कोचिंग संस्थान है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चे को दाखिला नहीं दे पाएगा। इस पर बच्चे क्या कहते हैं, शिक्षक, अभिभावक और जो कोचिंग संचालक है उनकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, इस पर दिखाते हैं आपको अश्विनी कुमार सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश में हजारों की संख्या में चल रहे कोचिंग संस्थान को सरकार के आदेश से झटका लगा है। कोचिंग संस्थान अब भ्रामक प्रचार और रैंकिंग दिखाकर दाखिले नहीं कर पाएंगे। साथ ही 16 साल से कम उम्र के छात्रों का दाखिला भी अब नहीं हो सकेगा। पहले वो स्पष्टीकरण दें आकर इस चीज़ के लिए कि आखिर ये फैसला सिर्फ कोचिंग संस्थान पर ही क्यों लिया गया है। क्या कोचिंग संस्थान ही बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जबकि कोचिंग संस्थान तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारे पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि अगर सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के ऊपर अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो एज अ सेंटर इंचार्ज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, जितना मुझे अपना 21 साल का अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि स्कूल की पढ़ाई से बच्चा किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकता है या सीबीएसई लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। खासकर अगर हम गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल की ही बात कर लें तो उसका क्या हाल है वो हम सबको पता है इस चीज़ के बारे में। इस फैसले का असर कोचिंग संस्थानों के साथ साथ छात्रों पर भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से छात्र कोचिंग संस्थानों पर ही निर्भर रहते हैं। ये फैसला उन बच्चों के लिए सही है जो अपने सेल्फ स्टडी कर पाते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को, और ये फैसला उन बच्चों के लिए गलत है जो बिल्कुल समझ नहीं सकते और अपना कुछ नहीं कर सकते, तो स्कूल जो समझ में नहीं आता वो यहाँ पे आके समझते हैं, वो उनके लिए ये गलत है फैसला। और आपके लिए क्या लगता है, आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको फ़ायदा मिलता है? जी हाँ, मुझे लगता है फ़ायदा मिलता है। अगर हमारे को कोचिंग नहीं जाएंगे तो फिर अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पढ़ाई में लॉस होगा। कोचिंग में थोड़ा एडवांस होता है जिसकी वजह से थोड़ी हेल्प हो जाती है नॉर्मल स्टडीज में। डिटेल में पढ़ाते हैं कोचिंग? हाँ, डिटेल में पढ़ाते हैं और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। सरकार का आदेश नहीं मानने पर कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगेगा और तब भी नहीं माने तो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। हालांकि सरकार के इस फैसले से बच्चों के माता पिता से लेकर स्कूल शिक्षक तक खुश नजर आए।
एज अ पेरेंट मैं केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिसीजन लिया और बच्चों की कम उम्र में कोचिंग में जाना और इतना स्ट्रेस लेना, स्कूल की फीस देने के बाद कोचिंग की इतनी ज़्यादा फीस देना, ये अभिभावकों के लिए बहुत ही प्रेशर की बात है। और अभी आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इतना इम्पोर्टेंट ये फैसला आया है। वास्तव में एक ये सराहनीय कार्य है। कोचिंग के माध्यम से बच्चों पर एक अलग ही प्रेशर रहता है, प्रेशर बना रहता है। तनाव के कारण आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं जो कि सुनने को आती हैं। इस स्थिति में स्कूलों की अहम भूमिका रहती है। स्कूलों को वीक बच्चों के लिए अतिरिक्त वादन की व्यवस्था की जानी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए और समय समय पर मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। केंद्र सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अब स्कूलों से उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पढ़ाई के स्तर को बढ़ाया जाए ताकि छात्रों की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भरता है वो खत्म हो जाए। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के असंगठित मजदूरों के लिए आज बड़ा दिन रहा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,000 गरीब मजदूरों को पक्के मकान मिलने का सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाभार्थियों को चाबी सौंपकर 5 साल पहले किया अपना वादा पूरा किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम भावुक होते हुए भी दिखे। सुनील सिंह की सोलापुर से ये रिपोर्ट देखिए। सुनीता मुदप्पा जगले और उनके सोलापुर के असंगठित मजदूरों को अपने हक का पक्का आशियाना मिल गया। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था आज उसे पूरा किया। 30,000 मकानों की हाउसिंग सोसाइटी के पहले फेज में 15,000 मकान बनकर तैयार हैं। हाँ, ये छोटा सा बेडरूम है सर। वेंटिलेशन दिया हुआ। हाँ जी, बेडरूम वगैरह है, यहाँ पर पूरा स्पेस है सर। यहाँ से हवाई वगैरह आएंगी तो हाँ, ऊपर वगैरह बर्तन वगैरह सामान रखने के लिए। हाँ, ऊपर वो भी बना, सामान वगैरह रखने के लिए कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। तो लाइट वगैरह सब एकदम बढ़िया से हैं। लाभार्थियों को चाबी सौंपने सोलापुर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैंपल फ्लैट देखने के बाद भावुक हो उठे। मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। सोलापुर के कुंभारी गांव में असंगठित मजदूरों के लिए सस्ते मकान की योजना की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। सीपीआई के तत्कालीन विधायक नरसैया एडम मास्टर ने 30,000 असंगठित मजदूरों को जोड़कर रेनगर घरकुल योजना बनाई। सोसाइटी के लिए जमीन खरीदी, लेकिन 300 वर्ग फुट का मकान सिर्फ 5.5 लाख में भी गरीब मजदूरों के लिए आसान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का सहारा मिलते ही राह आसान हो गई। वो आए गए टाइम को बोले चाबी भी मैं देने को आएंगे, उनको आमंत्रित किया हमने। वो आज आए, 15,000 लोगों को चाबी दी। अगले साल 31 दिसंबर तक 2024 आखिर तक रहे 15,000 मकान बनेंगे, 30,000 की बस्ती बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन 5 गरीब मजदूरों को उनके मकान की सांकेतिक चाबी सौंपी, उनमें से एक रिजवाना मकानदार भी हैं। सोलापुर की झोपड़पट्टी में रहने वाली रिजवाना और उनके पति अपने हक का मकान पाकर फूले नहीं समा रहे। जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो जब भी हमारे घर वाले ने मेरे नाम से योजना लिए थे। हाँ, आज पूरी हुई गारंटी। आज वो कहकर भी गए वो कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है, सबसे बड़ी गारंटी। जी, जो कहा था वो करके दिखाया। 30,000 असंगठित मजदूरों में ज्यादातर बीड़ी मजदूर और महिलाएं हैं। खुद के मकान का सपना पूरा होता देख सभी खुश हैं, लेकिन फ्लैट का कब्जा मिलने के पहले ही बैंक का हफ्ता शुरू हो जाने से परेशान भी हैं। जो ईएमआई पे करते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है तो बैंक लेट फी भी चार्ज करता है और बैंक जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा लगा रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। तो हमारा बैंक से रिक्वेस्ट है, सभी जितने भी इधर लोन हुआ है इनका, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। लगा था कि अपना एक घर हो पाएगा, अपना सपनों का घर? नहीं लगा था, लेकिन हो गया साकार। जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल मोदी की गारंटी है। हाँ, हमको मिल रहा है ना।
बहुत दिन के हमारे सपने देंगा घर देंगा बोल के 14 सालों हम हेल पाटेदार रहे। दिल्ली को जाओ का है, बम्बई को जाओ का है, और यहाँ सोलापुर में पुलिस चौकी में भी हमारे को हाजिर करे थे। घर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो अब खुशी है? हाँ बहुत खुशी है। 5.5 लाख रुपए के मकान में 3 लाख के करीब रकम सरकारी अनुदान के तहत है। 1.5 से 2 लाख रुपए ही कर्ज लेना पड़ा है, जिसकी ईएमआई भी 2000 के करीब ही है। लेकिन गरीब मजदूरों के लिए ये भी ज्यादा है, इसलिए चाहते हैं कि उसे भी माफ किया जाए। जो गरीब 2 जून की रोटी के लिए रोजाना संघर्ष करता हो, उसके लिए अपना पक्का आशियाना ख्वाब से भी परे है। सोलापुर के गरीब श्रमिकों का यह सपना 11 सालों के संघर्ष का नतीजा है। देश में अपनी तरह की पहली और श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी की इमारतें कई आंदोलनों, सियासी बदलावों और मोदी की गारंटी से पूरी हो पाई हैं। सोलापुर से सलाउद्दीन और कैमरामैन संदेश का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और समारोह की इन तैयारियों के बीच आज पहली बार रामलला की पूरी तस्वीर सामने आई। तस्वीर में रामलला के चेहरे पर मोहक मुस्कान और हाथों में धनुष बाण नजर आ रहे हैं। रामलला की प्रतिमा को गुरुवार को ही नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया गया था। खबर आ रही है कि अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला देने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 5 जजों को भी आमंत्रित किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह अलौकिक होगा। वीआईपी और श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सरयू नदी के किनारे कई सारे श्रद्धालु आते हैं, कई सारे दूर दूर से लोग आते हैं। ये हम लोग इस वक्त राम की पैड़ी पे मौजूद हैं और हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा एक बहुत ही छोटा सा लड़का यहाँ पर हारमोनियम बजा रहा था। क्या नाम है आपका? नक्षत्र। हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जैसे आप हारमोनियम बजा रहे थे एक बार, वैसे एक बार फिर इसे बजा के दिखाइए। इनकी उम्र सिर्फ 10 साल है और हम बात करेंगे इनसे। कहाँ रहते हैं आप? मैं रानोपाली में रहता हूँ। रानोपाली में रहते हो? हाँ। तो आप कब से ये बजा रहे हो? क्या किससे सीखा आपने और ये आपको बजाना क्यों पसंद है? मैं देव प्रसाद पांडे जी से सीखता हूँ और मैं बजाता हूँ इसलिए क्योंकि राम जी के लिए, मैं राम जी के लिए बजाता हूँ सिर्फ। राम जी के लिए बजाते हो आप? अच्छा लगता है आपको बजाना? हाँ, कितनी प्रैक्टिस करते हो आप? मैं 2 घंटे रोज करता हूँ। 2 घंटे रोज करते हो? तो आप दिख रहा है इतना आप परफेक्शन से बजा रहे हो, आप रोज काफी प्रैक्टिस करते हो। एक बार और बजा के दिखाओगे? हाँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये है नज़ारा अयोध्या का, ये है नज़ारा अयोध्या में लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में बहुत उत्साह है आने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सोलापुर में मौजूद थे। सभा के दौरान उन्होंने अपने एक साथी का उल्लेख किया और कहा कि ये मुझे जैकेट भेजता रहता है गिफ्ट के तौर पर और आज भी लेकर आया है। उनके साथी का नाम है किरण यज्जा। सभा में मौजूद थे, NDTV ने उनसे बात की। किरण ने कहा कि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पीएम अपनी सभा में उनका नाम लेंगे, उल्लेख करेंगे। खुशी का इजहार करते हुए देखिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने उनसे खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोलापुर आए थे, यहाँ पर असंगठित मजदूरों को जो मकान दिया जाने वाला था उसकी चाबी देने। लेकिन उस दौरान भाषण देते समय उन्होंने सोलापुर के अपने एक साथी का उल्लेख किया और ये कहा कि वो साथी उन्हें कई वर्षों से जैकेट भेंट कर रहा है और जिसे वो पहनते भी हैं और आज भी वो उन्हें जैकेट देने आया था। तो सवाल है उनका वो साथी कौन था? तो उस साथी तक हम पहुंच पाए हैं अभी सोलापुर में। अब पता चला है कि वो BY टेलर्स हैं सोलापुर के और उनका नाम है किरण यज्जा। किरण यज्जा इसमें खुद मेरे साथ हैं। कब से आपका उनसे परिचय हुआ या संपर्क आया और कैसे?
एक्चुअली 2014 में जब वो गुजरात के सीएम थे तभी वो यहाँ सोलापुर में रैली के लिए आए थे, तो तभी उनको कुछ भेंट स्वरूप हमको देना था। तो हम कपड़े वाले हैं, हम उनको कपड़े के सिवा कुछ दे नहीं सकते और उनको कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है। तो इस हिसाब से हमने सोचा है कि उनको भेंट स्वरूप जैकेट ही दे दे जो वो हरदम पहनते हैं। तो इसलिए हमने उनके लिए जैकेट बनवा के तभी दिया था जो वो रैली में पहन के लोगों को संबोधन किया था। तो ये देख के भी हमको बहुत अच्छा लगा, तो ये सिलसिला हमने जारी रखा। तो हमने आज तक उनको 40 से अधिक जैकेट हमने उनको दे दिए और वो पहने भी है। तो उसमें से ज़्यादातर उन्होंने पहना है? ज़्यादातर पहना उन्होंने। क्या बात हुई? हालांकि हम तो हेलीपैड पे खड़े थे उनकी राह देखते हुए, मैं तो सभा में नहीं था। जो कुछ सभा में चल रहा था वो तो मुझे उसका पता नहीं था। जब उनको मिला तो वो मुझे बोले कि मैं अभी तेरा ही जिक्र करके आ रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने खुद बताया? खुद बताया। तो बिल्कुल मोदी जी की शायद यही खासियत है जिसकी वजह से वो करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं और लोग मोदी मोदी करते हैं। और लिहाजा आज भी उन्होंने एक तरह से सोलापुर वासियों का तो दिल जीता ही, साथ में खास तौर पर किरण यज्जा का, जिनका कि उन्होंने सभा में उल्लेख किया। और हम देख रहे हैं कि जो पहली बार जो जैकेट भेजी गई थी वो मोदी जी ने यहाँ पर पहना हुआ है। ऐसी ही जैकेट और इससे भी अलग अलग जैकेट लगातार किरण यज्जा भेजते रहे हैं। अब तो चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके नाम का उल्लेख कर दिया है तो और भी जैकेटें भेजते रहेंगे। सोलापुर से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं रोबोटिक सर्जरी की दुनिया में भारत की एक ऐसी खोज जो किसी भी तरह की सर्जरी को अंजाम दे सकता है। ये लाइव सर्जरी है। डेमो के तौर पर पिग के हार्ट की सर्जरी। मंच पर बैठे डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा की मदद से आखिर ये कैसे मुमकिन है। गुरुग्राम में चल रही ग्लोबल SSI मल्टी स्पेशलिटी रोबोटिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग कोने से 7 अस्पतालों में लगे रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा के जरिए करीब दर्जन भर सर्जरी भी दिखाई जा रही है। इसमें हम लोग 12 या 13 लाइव सर्जरीज भी दिखाएंगे मंत्रा रोबोटिक सिस्टम से, और 6 या 7 अस्पतालों से यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे टीम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि एक हिंदुस्तान में बना हुआ रोबोट जो हम लोग बोलते हैं वो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हमारा मंत्रा रोबोटिक सिस्टम है वो सारे ऑपरेशंस कर सकता है, और अभी हम लोगों ने 600 से ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं इस हमारे मंत्रा सिस्टम से। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के 150 से ज्यादा नामचीन डॉक्टर शामिल हैं। कोशिश भारत में इजाद दुनिया से काफी सस्ती तकनीक से डॉक्टरों को रूबरू करवाने की है, और ये है SSI माया। दावा है कि माया जैसी तकनीक अब तक दुनिया में कहीं नहीं। इस वर्चुअल रियलिटी टेलीप्रॉक्टर और चित्रासा 3D की मदद से सिर्फ सर्जन ही नहीं बल्कि एक साथ देश दुनिया में बैठे कई लोग मरीज के भीतर चल रही सर्जरी भी देख सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, और कोई स्पेशलिस्ट दूर से बैठे बैठे सर्जरी को लेकर अपने सुझाव भी दे सकता है। अभी मैं एक वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट में हूँ और इसका नाम है SSI माया। SSI माया में एक प्रोडक्ट है SSI योग। ये प्रोडक्ट हमें अलाउ करता है कि हम दुनिया में भले ही कहीं पे भी हों, हम एक पेशेंट के अंदर, एक सर्जरी के अंदर क्या चल रहा है उसे देख सकते हैं। एक टेलीप्रॉक्टर जो एक सर्जन को हेल्प करता है सर्जरीज में, वो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, वो अपने टेलीप्रॉक्टर के थ्रू, SSI योग टेलीप्रॉक्टर के थ्रू सर्जन्स को गाइड करता है कि सर्जरी को किस तरह से अंजाम देना है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। देश के 16 अस्पतालों में 23 से ज्यादा SSI मंत्रा रोबोटिक सिस्टम लगाया जा चुका है। दुबई को निर्यात भी किया जा रहा है और इससे सर्जरी को अंजाम भी दिया जा रहा है। तकनीक जीवन को नई दिशा दे रही है। बीमारी से उबारने में विज्ञान की गति प्रगति जीवन को नई गति दे रही है। मेडिकल क्षेत्र में अतीत में आ रही मुश्किलों को नए इजाद ने न सिर्फ कम किया है बल्कि उसमें जिंदगी बचाने और बीमारियों को सुलझाने में भी वो मददगार साबित हो रही हैं। गुरुग्राम से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।